नमस्कार। चैतन्य कंपटीशन क्लासेस पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से अंजाम दे रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग सभी वनडे एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस और साइंस की क्लासेस को कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में एक नए वीडियो में आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसमें हम हिस्ट्री के मराठा राज्य से संबंधित कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार क्लियर करते हैं कि आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। उसके बाद आगे चलते हैं। इज एवरीथिंग ओके? चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची हमें दी गई है और उसको हमें मैच करना है। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना कब की गई थी? सॉरी, हाँ, हमारा क्वेश्चन ये है, हमें सुमेलित करना है सूची एक को सूची दो के साथ। यहाँ पे छत्रपति दिए गए हैं और यहाँ पे शासनकाल दिया गया है। तो संभाजी का शासनकाल कब से कब रहा है, राजा राम का कब से कब रहा है, ताराबाई और साहू फर्स्ट का कब से कब इनका शासनकाल रहा है। तो संभाजी का जो शासनकाल रहा है वो कब से कब का रहा है आपको बताना है। संभाजी जो है वो छत्रपति महाराज के क्या थे? छत्रपति शिवाजी के क्या थे? पुत्र थे। छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे और इनका शासनकाल जो है वो 1680 कब से है? 1680 से 89 के बीच रहा है। इनका जो कार्यकाल रहा है, शासन करने का काम रहा है, समय रहा है, वो 1680 से 89 के बीच रहा है। दूसरे जो छत्रपति रहे हैं राजा राम, इनका शासनकाल 1689 से 1700 के बीच रहा है। 1689 से 1700 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल रहा है। और नेक्स्ट है ताराबाई। तो ताराबाई का शासनकाल जो रहा है वो क्या रहा है? 1700 से 1708 के बीच में। और लास्ट है आपके साहू फर्स्ट। तो इनका जो शासनकाल है 1708 से 1749 के बीच में रहा है। तो सबसे लंबा टाइम पीरियड इन्हीं का रहा है। किसका? साहू फर्स्ट का। सबसे लंबा टाइम पीरियड, सबसे लंबे समय तक शासनकाल किसने किया है? साहू फर्स्ट ने किया है। और ये चारों ऑप्शन आपके मैच हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। ये चारों ऑप्शन आपके मैच हैं। संभाजी का शासनकाल 1680 से 1689 के बीच में। दूसरे बात, उसके बाद राजा राम छत्रपति हुए, इनका शासनकाल 1689 से 1700 के बीच में है। उसके बाद ताराबाई आई हैं। तो ताराबाई का शासनकाल 1700 से 1708 के बीच में है। और लास्ट में इसमें दिया गया है साहू फर्स्ट। तो इनका शासनकाल 1708 से 1749 के बीच में रहा है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं मतलब पेशवा क्या होते थे? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। राजा राम, साहू, शिवाजी सेकंड या संभाजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज के शासनकाल को पेशवाओं का शासनकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें पेशवाओं का शासनकाल होता था। पेशवा लोगों का अधिकतर चला करता था शासन प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठा मंडल। नेक्स्ट है मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ, जिसे मराठा कॉन्फेडरेसी भी कहा जाता है, की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई है? मराठा मंडल या जिसे मराठा राज्य संघ के नाम से भी जाना जाता है। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मराठा कॉन्फेडरेसी की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई है? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव फर्स्ट या इनमें से कोई नहीं। तो मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की जो स्थापना है वो किसके शासनकाल में हुआ है? बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में। बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में ये पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, इनके शासनकाल में मराठा राज्य संघ की स्थापना की गई है। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के शासनकाल में हुई है? तो बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में मराठा राज्य संघ की या मराठा मंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट है,
मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि कौन से ईस्वी में हुआ है? 1719 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? मुगल और मराठा के बीच में। मुगलों और मराठों के बीच में 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने, किसने? रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। किस साम्राज्य का मैग्ना कार्टा? मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। किसने कहा है? रिचर्ड टेम्पल ने। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि मराठा एवं मुगलों के बीच में होने वाली संधि मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसके द्वारा उद्घोषित किया गया है या कहा गया है? तो किसने कहा है? रिचर्ड टेम्पल ने कहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के ने किसके नाम पर की थी? ये संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने। बालाजी विश्वनाथ क्या थे? अभी हमने पढ़ा है, पेशवा थे। तो बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के बीच में किसके नाम पर हुई थी? कौन सा मतलब उस समय शासन कौन कर रहा था वहां पे मराठा में और मुगलों में, ये पूछा जा रहा है। तो मराठा छत्रपति शाहू जी एवं मुगल बादशाह रफीउद्दरजात। दूसरा है मराठा छत्रपति राजाराम एवं मुगल बादशाह फर्रुखसियर। तीसरा है मराठा छत्रपति ताराबाई एवं मुगल बादशाह औरंगजेब। किन दो शासकों के नाम पर इन दोनों ने, बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं ने संधि की थी? कौन सी संधि? 1719 की संधि की थी, जिसे रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा के नाम से कहा है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? मराठा छत्रपति शाहू जी एवं मुगल बादशाह रफी-उद-रजात। रफी-उद-रजात मुगलों का शासन करने वाला था उस समय, और यहाँ पे मराठों में कौन शासन कर रहे थे? छत्रपति शाहू जी महाराज शासन कर रहे थे। तो छत्रपति शाहू जी महाराज और मुगल का जो प्रशासक था रफी-उद-रजात, इन दोनों के नाम पर ही मराठा साम्राज्य का जो मैग्ना कार्टा था 1719 की संधि हुई थी, उसको बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई, सईबाई, येसुबाई या सोयराबाई? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी आपसे पूछ रहा है। तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला जो थी वो क्या थी? छत्रपति ताराबाई। ठीक, छत्रपति ताराबाई जो थी मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी तख्ती पेशवा के हाथ में चली गई? वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया, मतलब सबसे ज्यादा जो अधिकारों का प्रयोग किया वो कौन सा छत्रपति था? और उसके बाद में जो छत्रपति जो है वो नाम के राजा रह गए थे और पूरा प्रशासन जो है वो पेशवा के हाथ में चला गया था, मतलब मंत्रियों के हाथ में चला गया था। साहू फर्स्ट, राम राजा, साहू सेकंड या प्रताप सिंह? कौन से शासक थे छत्रपति, सबसे अंतिम छत्रपति थे जिन्होंने अपने क्षमता का, मतलब अपनी शक्तियों का सदुपयोग किया था, अपनी शक्तियों का प्रयोग पूरी क्षमता के साथ किया था? उसके बाद के जो छत्रपति आए वो केवल नाम के छत्रपति रह गए, ऐसा कह सकते हैं कि कठपुतली बनकर रह गए थे। तो कौन से छत्रपति लास्ट थे जिन्होंने अपनी क्षमताओं का, अपनी शक्तियों का भरपूर उपयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साहू फर्स्ट। साहू जी महाराज फर्स्ट जो थे वो अंतिम छत्रपति थे जिन्होंने अपने संपूर्ण अधिकारों का उपभोग किया था, संपूर्ण अधिकारों का अपने प्रयोग किया था। मतलब ये वास्तव में प्रशासक थे, शासक थे, राजा थे। उसके बाद जो आए हैं वो सब नाम के रह गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही समय है जब हम विदेशियों यानी कि मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा है? यह जो उक्ति कही गई है ये किसके द्वारा उद्घोषित की गई है या कही गई है? यही समय है जब हम विदेशियों यानी कि मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। अमर कीर्ति मतलब हमारी कीर्ति जो है वो अमर हो जाएगी, ऐसी
कीर्ति को हम अर्जित कर सकते हैं, ऐसे यश को हम प्राप्त कर सकते हैं कि फला शासक ने या फला राजा ने मुगलों को बाहर खदेड़ दिया था। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष को, सूख रहे पुराने वृक्ष किसे कहा गया है? मुगल शासनकाल को कहा गया है कि तने पर आघात करें तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। ये किसने कहा था? बालाजी विश्वनाथ ने, बालाजी बाजीराव ने, बाजीराव फर्स्ट ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बाजीराव फर्स्ट ने। बाजीराव मस्तानी एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा, बहुत अच्छी मूवी थी, वही है बाजीराव फर्स्ट। ठीक, तो बाजीराव फर्स्ट ने ऐसा कहा था मुगलों के विषय में कि यही वो समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं, अपने यश को अमर कर सकते हैं, अपने नाम को बढ़ा सकते हैं, यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष यानी कि मुगल वंश को के तने पर क्या करें? चोट करें, तो उसकी शाखाएं जो है वो अपने आप ही टूट जाएंगी, गिर जाएंगी। ठीक, तो ऐसा किसने कहा था? बाजीराव फर्स्ट ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव फर्स्ट को, बालाजी बाजीराव को, या बालाजी विश्वनाथ को? किसे लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था और हिंदू शक्ति का अवतार माना जाता था? तो इसका नाम है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव फर्स्ट को। बाजीराव फर्स्ट को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? साल्सेट और बेसिन के द्वीप जो थे वो किसके कब्जे में थे? पुर्तगालियों के कब्जे में थे। इन द्वीपों को किस मराठा शासक ने या मराठा पेशवा ने छीन लिया था पुर्तगालियों से? बालाजी विश्वनाथ ने, बालाजी बाजीराव ने, बाजीराव फर्स्ट ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव फर्स्ट। इनका नाम ही पड़ा है लड़ाकू पेशवा, हिंदू हृदय सम्राट। ठीक, तो बाजीराव फर्स्ट ने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन द्वीप को छीन लिया था। मुंबई जो आपका इसी द्वीप पर स्थित है, साल्सेट द्वीप पर। नेक्स्ट, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह रंगीला को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? किस पेशवा ने मुगल बादशाह किसे मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की झलक दिखाने के लिए, मराठा शक्ति से परिचय दिलाने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था कि मराठा भी यहाँ पे रहते हैं, उनको आप कमजोर मत आकिए। तो इसका प्रदर्शन करने के लिए, मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किस मराठा पेशवा ने दिल्ली पर 1737 में आक्रमण किया और मोहम्मद शाह रंगीला को मालवा की सूबेदारी, पेशवा के मालवा की जो सूबेदारी थी उसको पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिया? मतलब जीत भी लिया और मालवा की पेशेदारी, मालवा की जो क्या थी सूबेदारी थी, उसको जो पेशवा थे उसको उसके नाम पर करने के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव फर्स्ट। इन सब चीजों में, इन सब कामों में इन्हीं का नाम आता है क्योंकि इनको लड़ाकू पेशवा इसीलिए कहा गया है, लड़ाकू पेशवा, हिंदू सम्राट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया? किसके समय में मराठा शक्ति अपने एक्सट्रीम पावर पे पहुंच गई और साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी प्रारंभ हो गया? तो ये मैथमेटिक्स का रूल है कि जहां मैक्सिमम पहुंच जाएगा वहां से क्या होता है कि चीजें डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो पीक पर पहुंचा और उसके बाद डाउन होना स्टार्ट हो गया। तो वही कह रहा है चरमोत्कर्ष पर पहुंचा तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया। जहां पीक पर पहुंचा वहीं से डाउन आना भी स्टार्ट हो गया। तो किसके शासनकाल में ऐसा हुआ था ये आपसे पूछ रहा है? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा शक्ति जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी और उसके बाद वहीं से मराठा शक्ति का पतन भी, डाउनफॉल भी होना स्टार्ट हो गया था।
नेक्स्ट देखते हैं, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा। पेशवा कौन थे? बाजीराव। और छत्रपति कौन था? राम राजा। इनके बीच हुए संगोला संधि। संगोला संधि किसके किसके बीच में हुई है? पेशवा बाजीराव और छत्रपति राम राजा के बीच में हुई है। कब हुई है? 1750 ईस्वी में। इसके संबंध में क्या चीज तथ्य है? तो पहला क्वेश्चन तो आपको मिल गया कि जो संगोला संधि है वो किन दो लोगों के बीच में हुई है? तो पेशवा जो थे बाजीराव, उनके बीच में। पेशवा बाजीराव और छत्रपति, ये पेशवा और छत्रपति के बीच में हुई है संधि, ना कि दो दुश्मनों के बीच में हुई है। मतलब दो राज्यों के दुश्मनों के बीच में, दो राज्य के बीच में नहीं हुई है। ये पेशवा बाजीराव के बीच में और छत्रपति राम राजा के बीच में हुई है। कौन सी संधि? संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुई है। तो ये आंतरिक मामला था किसका? मराठों का। संगोला संधि जो है ये आंतरिक मामला था। ठीक, आंतरिक संधि जिसको कह सकते हैं हम। ये अपने अपने लोगों के बीच में संधि की गई थी। तो पेशवा बाजीराव थे और छत्रपति राम राजा थे, इनके बीच में संगोला संधि हुई है। कब? 1750 ईस्वी में। इसमें क्या संबंध में, इसके संबंध में क्या चीज सत्य है ये हमें बताना है। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में हुई है। छत्रपति रामराजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण ये संगोला संधि कहलाया है। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सरबा बन गया। केंद्रीय सरकार का जो ऑफिस था वो कहाँ कर दिया गया? सतारा से पूना शिफ्ट कर दिया गया और पेशवा राज्य का सरबा बन गया। उपर्युक्त में से सभी। तो हमें बताना है कि संगोला संधि के विषय में कौन सी बातें इसमें से सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये संधि जो है पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। बिल्कुल सही है। आंतरिक मामला था तो सभी लोग इकट्ठे होंगे भाई घर के। छत्रपति रामराजा जो थे उनके द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण ये संगोला संधि के नाम से जाना गया था। छत्रपति रामराजा जी ने किस पे हस्ताक्षर किया था? संगोला नामक दस्तावेज पर, इसीलिए संगोला संधि कहलाया था। केंद्रीय सरकार का जो पूरा दफ्तर था वो कहाँ पहले था? सतारा में था। और कहाँ शिफ्ट किया गया? पूना शिफ्ट कर दिया गया। और पेशवा जो था वो राज्य का सरबा बन गया। किस संधि के बाद? संगोला संधि के बाद। तो तीनों कथन आपके सही हैं। इस तरह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? किस मराठा सरदार ने ऐसा काम किया था? पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया। 1741 से 51 के बीच में इन 10 वर्षों में मराठा शक्ति का पूर्व में कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मराठा शक्ति का क्या किया? प्रचार किया, उसको फैलाया। और बंगाल के नवाब जो थे अलीवर्दी खां, उनको संधि करने पर विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। कौन से मराठा सरदार थे? रघुजी भोसले, मल्हार राव, रघुनाथ राव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रघुजी भोसले। रघुजी भोसले ऐसे मराठा सरदार थे जिन्होंने पूर्व में मराठा शक्ति का विस्तार किया था और जो बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां, उनको संधि करने पर विवश कर दिया था, मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 ईस्वी में पंजाब विजय किया था? किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब को जीत लिया था? रघुजी भोसले, मल्हार राव, रघुनाथ राव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुनाथ राव ने। पंजाब विजय का श्रेय किसे जाता है? रघुनाथ राव को जाता है। किस सन में विजित किया है? 1758 से 1759 में। ठीक, तो रघुनाथ राव ने ऐसा काम किया है, पंजाब को विजित किया है। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा को किसने विजित किया था? रघुजी भोसले ने विजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा दी? किसने, मतलब किस सरदार ने, मराठा सरदार ने दिल्ली में मुगल बादशाह की जो सहायता के लिए रखे गई सेना थी
मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखी गई अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए। मुगल बादशाह के सेवा में उनकी सेना रखी गई थी, तो उसका वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत, दीवाने आम की जो छत थी उससे चांदी निकलवा ली थी। सदाशिवराव भाऊ ने, मल्हार राव ने, रघुनाथ राव ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए जो अपनी सेना थी उसका वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के जो दीवाने आम की छत थी उससे चांदी को निकलवाकर उनका वेतन भुगतान कराया था। किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में, मराठा सेना के विनाश से, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से, या बेसिन की संधि से। ठीक, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये किस युद्ध से संबंधित है, किस युद्ध में इतनी हानि हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। मराठा सेना इसमें बहुत बुरी तरह हारी थी, तो ये मराठा से पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में ऐसा उक्ति कहा गया है कि उसमें मराठा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक, तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से अंजाम देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।